दोस्तों ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकोनॉमी, दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट कट रेट, जहां 90 साल के लोग आपको आम चलते फिरते नजर आएंगे, जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये बात तो काफी सारे लोग भूल चुके होंगे, मगर 1980 में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में जापान को लेकर काफी परेशानी भी पाई जाती थी, यहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज भी बनी थी, जैसे कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर वगैरह। इन मूवीज में दिखाया गया था कि कैसे जापानीज कॉर्पोरेशन पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगी। इस खौफ की बहुत बड़ी वजह थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफी बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, जापान की चीजें पूरी दुनिया में छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ी हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या मेडिकल की चीजें हो। उस वक्त जापान के लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि जापान में हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल और वो 1990 तक दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया में किसी भी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक्स मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर एक दिन ये सारा सिस्टम खराब हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट की प्राइसेस 60% से भी गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटरली ज़ूबीज कंपनी खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं हुई। जापान की मार्केट इतनी बुरी तरह गिर गई कि अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमी में आती रहती है। फिर जापान के साथ ऐसा क्या हुआ था? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी एक पूरी जनरेशन को इफेक्ट करने वाला था। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है टुशोको कात्सुडो से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसेस है जिसमें से हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है और कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज और स्क्रीनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को शुशिंकोयो पुलिस के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए आप सारी जिंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग करने वाले को कोई नौकरी नहीं देता। इसका एक फायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल को आप निकाले जाओगे। मगर दूसरी ही तरफ आप सारी जिंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी जो भी फैसला करे आपको मानना पड़ता है। 1990 में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और यही आज तक चलता आ रहा है। और अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर ना कर सको तो समझ लो अब आपको कभी भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस से सारी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 साल तक कोई जॉब नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग दोबारा खुली तो वो लोग 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई भी जापानीज कंपनी उन्हें हायर करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करते हैं। दोस्तों ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लॉस्ट जनरेशन के बहुत से लोग लो पेइंग जॉब्स करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंड हैं। मतलब 30 से 40 साल के लाखों लोग आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों से गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ लोग हकीको मोरी हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो इस अरसे में इतने ज्यादा डिसपॉइंट हुए कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। ये सारा दिन घर में रहते हैं, पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं और ना कोई काम करते हैं और ना ही किसी से कोई बात करते हैं। और यही से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से एक है जहाँ के लोगों की उम्रें बहुत लंबी है। जापान की 30% आबादी 60 साल से ऊपर है और इसीलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री भी कहा जाता है। इस सुपर एजिंग पॉपुलेशन
की बहुत सारी वजह है। वो लॉस्ट जनरेशन जिन्होंने फाइनेंशियल एबिलिटी ना होने की वजह से कभी शादी ही नहीं की, और इसी वजह से वो जनरेशन जो 2 करोड़ लोगों ने पैदा करनी थी वो दुनिया में आ ही नहीं सकी। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करने की वजह से आज ये लोग बिल्कुल कट ऑफ होकर रहते हैं, और इनमें से कितने ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं और कितने ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इन लोगों की इस हालत का असर सोसाइटी पर भी है, क्योंकि इन लाखों लोगों को जॉब्स पर होना चाहिए था, और वो सारा पैसा जो मार्केट में आना चाहिए था वो इन लोगों के ना आने से नहीं आया। जापान की अब करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफी कंसर्न है, और वो अब कोशिश कर रही है कि किसी तरह इन लोगों को इनके पैरों पर खड़ा कर सके। मगर फिलहाल इन सब में जापानीज गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, और उसकी वजह से वो जॉब कल्चर जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर किया जाता है और फिर सारी जिंदगी वो उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती वो भी इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं। और अब जापानीज गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं, और क्या ये लॉस्ट जनरेशन जापान के डाउनफॉल का सबब बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।